देखिए वो जो आप याद कीजिए, जो एपीएस का बड़ा सानिया हुआ था 16 दिसंबर को, आपको याद होगा 2014 में, और उसके बाद जो टेररिज्म की हमारे पास दहशतगर्दी के होते हैं उस पर 21वीं तरमीम आई थी, पार्लियामेंट ने एक तरमीम की थी। उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में एक सेक्शन 2 साल के लिए ऐड किया गया था, और उसको शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में करके उनको कहा था ये 2 साल तक टेररिज्म की जो टेररिज्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनका ट्रायल हो सकता है। तो वो लेके 2 साल का था, 21 से 23 में उसको 2 साल और, लेकिन 2019 में वो खत्म हो गया था। तो अगर आप चाहते कि इस तरह का कोई मामला कि ये जो केसेस जिससे ये पटिशंस आई हैं, और ये जब ये 9 मई का वाकया हुआ उसके जो ट्रायल्स थे उसके ऊपर हुआ। टेररिज्म के अभी भी आज भी टेररिस्ट के ट्रायल एंटी टेररिज्म में होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होगा, अनलेस वो उसमें दायरा इख्तियार में आता है। तो जो 9 मई के लोग हैं उनको आपने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया उनका। अच्छा सर, एक चीज़ और समझाइएगा कि इस मौजूदा मंजरनामे में जो गुफ्तगू शुनीद हो रही है वहाँ पे मिलिट्री ट्रायल के हवाले से, मेरा एक सवाल है जो मैं मुख्तलिफ कानूनदानों से पिछले काफ़ी दिनों से जांचने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मिलिट्री ट्रायल के ज़रिए सज़ा सुना दी जाती है तो क्या उसमें अपील जो होती है वो रिव्यू पटिशन होती है कि आप अपने फैसले पे नज़रसानी करें, मैं गिल्टी नहीं हूँ, आपने गलत फैसला दिया, या फिर सिर्फ रहम और माफ़ी की अपील होती है? दूसरी बात यह है कि अगर रहम और माफ़ी की ही अपील होती है और उस अपील को रद्द कर दिया जाता है तो जब मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो सर रहम और माफ़ी तो सिर्फ कसूरवार खुद को मानने की सूरत में आप माफ़ी की अपील कर सकते हैं। तो फिर हाई कोर्ट के अंदर क्या उस गिल्ट को तस्लीम किया जाएगा या वो रिव्यू माइनस करके सिर्फ ट्रायल कोर्ट की सजा को ही देखा जाएगा? देखिए, ये अंडर दी पाकिस्तान मिलिट्री जो आर्मी एक्ट जो है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का एज अमेंडेड, उसके अंदर देखिए अपील का प्रोविजन है सेक्शन 133, और यहाँ हम लोग रेलिवेंट है 133B। उसके अंदर जो है वो आप चीफ आर्मी स्टाफ फेडरल गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं, और उसके अंदर उनके पास इख्तियार होता है कि जी उस सजा को कम कर दें, उसको सेट असाइड कर दें, अपील अलाउ कर दें, या केस रिमांड कर दें वापस कोर्ट को कि जी आप इस पे फिर फैसला करें। अच्छा। ये तो हो गया अपेलेट प्रोसीजर, यानी अपील भी उनसे चीफ आर्मी स्टाफ के पास ही आती है। तो लेकिन जो रहम की जो माफी का जो सेक्शन है वो 143 उसके अंदर वो माफ भी कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट हमारा मुद्दा जो सब इस वक्त चल रहा है कि क्या इन सिविलियंस का जो ये 85 रह गए थे, 103 थे शुरू में, 85, क्या उनका ट्रायल ये मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता था? वो सेक्शन 2D1 जो है और उसके अंदर वो आते थे क्या? वो जो आपका आर्टिकल 8 है जो फंडामेंटल राइट्स है, आपके बुनियादी हुकूक को प्रोटेक्ट करता है कि कोई कानून के खिलाफ नहीं बन सकता, और उसको एक्सक्लूजन है आर्टिकल 8 सब क्लॉज 3 में, क्या वो उसके अंदर इसका कानून आता है? और ये जो 2D1 था क्या उससे हिट होता है या नहीं होता? ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने फैसला करना है कि वो फैसला सही था कि ये सिविलियन का ट्रायल हो ही नहीं सकता। अच्छा अब्बास भाई साहब, 26वीं आईनी तरमीम, क्या फुल बेंच बन रहा है? कोई इशारा मिला क्या इस महीने इस केस की समाअत होने के कोई इम्कानात हैं? देखिए, हम जो लोगों ने पटिशन दाखिल की है, हमने अर्जेंट एप्लीकेशन दे दी है, हमने फुल कोर्ट की भी एप्लीकेशन दे दी है, और लाइव स्ट्रीमिंग की भी दे दी गई कि इसकी समाअत पूरे पाकिस्तान देखेंगे जो इस 26वीं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट ये मामला है। देखिए, अब अनफॉर्चुनेटली जो 26वीं तरमीम जिसको हमने चैलेंज किया हुआ, उसके तहत एक आईनी बेंच बना दी गई है, और अगर उसमें 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो लिख दिया है कि सिर्फ और सिर्फ वो आईनी बेंच में जाएगी। हमारा कहना ये है कि जी आईनी बेंच बनी हुई है, लेकिन ये आईनी बेंच खुद इसका क्रिएशन है, तो इसको मुनासिब ये होगा कि इसको फुल कोर्ट में रखा जाए। अब वो एप्लीकेशन है, उस पर उसकी समाअत होगी, उसके बाद वो आईनी बेंच क्या फैसला करती है वो हमें इंतजार करना पड़ेगा जब वो केस लगे। हमने तो अर्जेंट एप्लीकेशन दी भी है जी। अच्छा, अगर फर्ज कर लें, मफरूजे के ऊपर सर सिर्फ बात कर लेते हैं तो मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस जानने हैं। आईनी बेंच कह दे कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाती है, तो क्या वो आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बना है उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो उसे कलअदम करार दे दे? देखिए, एक कॉन्सेप्ट है लॉ के अंदर कि अगर
अगर कोई आउस्टर क्लॉज होता है कि मतलब कि जूरिसडिक्शन नहीं है आपकी, आप आर्ग्यू करते हैं कि जी आप इस बेंच के पास या इस कोर्ट के पास जूरिसडिक्शन नहीं है इस केस को सुनने की, जो इख्तियार नहीं है सुनने का। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है हमारे इसमें कि वो उसी बेंच में जाके उनके ऊपर होता है, उसका बेंच का इख्तियार होता है कि वो ये भी कहे कि मुझे इख्तियार नहीं है इस केस को सुनने का, तो वो उसमें सजा। लेकिन क्योंकि मामला ऐसा है, हम समझते हैं क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम है, उसके अंदर ये बेंच बनी है जो इस आईनी तरमीम के तहत बनी है, तो मुनासिब ये होगा जिसमें ये जजेस भी हों कि पूरा फुल कोर्ट सुने इसको। जी अच्छा बस भाई साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब का टाइम भी पूरा होने जा रहा है जी, लेकिन अभी तक महसूस नशिस्तों का वो फैसला जो हो चुका है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, इसको आप नहीं होगा। नहीं होगा इसलिए नहीं होगा कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अदालत की इज्जत क्या है हमारे मुल्क में? पिछले 2 सालों से कोर्ट कह रहा है 2023 से कि इलेक्शन कराओ, वो इलेक्शन नहीं होते। एक वक्त में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कराओ, नहीं होते। फिर आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होता है, नेशनल इलेक्शन, वो भी नहीं हुए। वो भी आपके 8 फरवरी में हुए, जाके उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सहूलत थोड़ा सा, उस जमाने के चीफ जस्टिस ने उसको एंड में उठा के उसको टाइम आगे 3 महीने और दिलवा दिए उनको। 6 महीने के बाद या 6-7 महीने के बाद वो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, वो भी जाली इलेक्शन, धांधली। चीफ इलेक्शन, पूरे इलेक्शन कमीशन ने धांधली कराई। ऐसा इलेक्शन कमीशन इनको कहां मिलेगा जो पॉलिटिकली कंट्रोल्ड हो, जो टोटली कंट्रोल्ड हो, आजाद ना हो, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, आर्टिकल 6 उन पे लगता है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। और आप ये तरमीम जो हुई है सर, इस तरमीम के अंदर भी आप देखें कि आर्टिकल इन्होंने ऐड किया है कि जब तक इन मौसूफ का वो नहीं मिलेगा रिप्लेसमेंट, ये चलते रहेंगे। यानी मतलब क्योंकि उन्हें पता है अब चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कैसे होता है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की मर्जी से, मतलब उनकी कंसेंसस से बनेगा। वो पीटीआई और इनका होना नहीं, तो नेचुरली ये बैठे रहेंगे बस। अच्छा, अगर वो सुबुकदोश हो जाते हैं, फर्ज कर लें सुबुकदोश हो जाते हैं सर, अगर इलेक्शन कमिश्नर, तो ऐसी सुबुकदोशी की सूरत में वो जो माजी करीब के अंदर बातें होती थी कि जब ये सुबुकदोश होंगे तो फिर इन इल्ज़ामात का और इन केसेस का सामना करना पड़ेगा, तो अब पीटीआई उसी स्ट्रेटजी के ऊपर है या फिर उससे सरफे नजर कर लिया हुआ? मुझे नहीं मालूम उनकी क्या स्ट्रेटेजी, तो आप उनसे पूछिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके जो अपने फंक्शंस के अंदर, तो वो उनको प्रोटेक्शन हासिल होता है कि जी कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ करें। लेकिन नेचुरली ये सवाल उठेगा इस आज शख्स के जाने के बाद, इस इलेक्शन कमीशन के जितने मेंबरान हैं, कि आपने इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली की, उससे तो ये कैसे बचेंगे? मतलब लेकिन नेचुरली इस मुल्क में आपको पता है हमारे जो बड़े फैसले हुए उसके पीछे एक ताकत थी उनको इन्फोर्स कराने में। और ये मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि हमारा हर कोई फैसला जो मतलब पॉलिटिकल नौइयत का होता है, जो ये हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है और इस तरह के इश्यूज में, जब तक एक फोर्स उसके हमारे के पीछे नहीं होती जो इंश्योर करती थी कि ये इंप्लीमेंट हो, वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे। क्योंकि हम वो उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं है जैसे अब बाहर के मुल्क हैं जो तरक्की याफ्ता मुल्क होते हैं या महज़ब ममालिक होते हैं, कि हम हुक्म माने सुप्रीम कोर्ट का या अदालत का, चाहे वो हमारे खिलाफ ही हो। हम उस लहज पे है ही नहीं। वो तो आपने उसको खत्म करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ही फारिग कर दिया।